नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। क्या सच दिखाना अपराध है? क्या पत्रकारिता करना इतना खतरनाक हो गया है कि अगर आप एक सच्ची खबर दिखाएं तो आपको मानहानि का केस और धमकी झेलनी पड़े? आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक मामले की, जहां एक पत्रकार ने सच्ची और तथ्यों पर आधारित खबर चलाई और जिसके बाद वहाँ के, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि इसके बाद उन पत्रकार को और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, वहाँ के थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ ने उनके ऊपर मानहानि का केस करने की धमकी दे दी। इसके बाद पत्रकार ने हमसे पूछा कि क्या वो जो ये खबर चला रहे हैं उसके ऊपर उनके ऊपर मानहानि का केस किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो खबर दिखाई उसके लिए खुद उस पीड़ित ने उनके साथ संपर्क किया था। पीड़िता और उसकी दादी खुद पत्रकार के पास पहुंची और उसके बयान के आधार पर और पुलिस के अंदर एनसीआर के आधार पर पत्रकार ने उस खबर को चलाया था। मतलब एनसीआर मतलब वो होता है जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही होती, लेकिन केवल एक कंप्लेंट ले लेती है और तथ्यों की जांच अपनी तरीके से करती है, और जब लगता है कि हाँ ठीक है तब वो कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील कर लेती है। लेकिन आमतौर पर ये जो तरीका होता है एफआईआर ना दर्ज करने का ही एक टैक्ट होता है पुलिस का। वो कंप्लेनेंट से लिखित में शिकायत को ले लेते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, उसे दबाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर खबर चलाने को लेकर और फिर किसी के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर कानून क्या कहता है। इसके अंदर हम समझेंगे कि मानहानि कानून क्या कहता है और पत्रकारिता के लिए क्या कानून है जिसके अंतर्गत हम पत्रकारिता कर सकते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या पत्रकार पर इस तरीके का केस बनाया जा सकता है, किन कंडीशंस में बनता है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मानहानि को समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा धमकियां भी मानहानि करने की दी जाती हैं और सबसे ज़्यादा केस भी मानहानि के ही होते हैं पत्रकारों के ऊपर। क्योंकि कोई भी आकर ये कह देता है कि पत्रकार ने हमारे खिलाफ खबर चलाई और हमारे जो सम्मान है उसकी हानि हो गई। तो सबसे पहले जानते हैं कि कानून क्या कहता है। आज के समय में बीएनएस की धारा 354 के तहत मानहानि को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। जो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है वो ये साफ साफ बताता है कि अगर किसी ने भी कोई सच्ची बात कही है, यानी कि आपने किसी चोर को चोर कह दिया तो वो सच्ची टिप्पणी है, तो उसके एवज में आपके ऊपर मानहानि का केस नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो जनहित के अंतर्गत वो बात कही गई हो, यानी आपने किसी करप्ट ऑफिसर के बारे में कह दिया, आपके पास सबूत भी हैं, वहाँ पर एफआईआर भी हुई है या फिर कुछ भी सबूत है, उसके आधार पर आपने कहा कि वो अधिकारी भ्रष्ट है और वो जनहित के पक्ष में बात कही गई है, तो ऐसे में मानहानि का केस बिल्कुल भी नहीं बनता। तो यानी कि अगर पत्रकार ने सच्ची खबर चलाई है और उसका उद्देश्य पब्लिक को जानकारी देना है तो मानहानि का केस कहीं भी नहीं ठहरता, बल्कि सबूत और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का इसके अंतर्गत पालन किया गया है और उसी के आधार पर ये मानहानि का मुकदमा खारिज हो जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ही बता देती हूँ। भारतीय प्रेस परिषद ये पत्रकारों के हित में काम करने वाली एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। अध्यक्षता में ही पत्रकारों के ऊपर होने वाले इस तरीके के झूठे मुकदमे या फिर हमले उन सब को देखा जाता है, या फिर अगर मान लो कोई पत्रकार सचमुच में ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, गलत कर रहा हो, तब ये ऑर्गेनाइजेशन पत्रकारों के खिलाफ भी एक्शन लेती है। तो पीसीआई कुछ गाइडलाइंस भी जारी करती है पत्रकारों को। वो बताती है कि आपको खबर को किस तरीके से कवर करना है, कैसे रिपोर्टर को बिहेव करना है, उसके आचरण क्या हो, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हो। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पहली गाइडलाइन है इस संबंध में वो यही कहती है कि अगर आप तथ्यों पर आधारित फैक्ट बेस्ड स्टोरी को चला रहे हैं तो फिर आपके ऊपर इस तरीके का केस नहीं होगा। साथ ही साथ इस केस के अंदर पत्रकार ने बाकायदा जो कंप्लेनेंट की कॉपी थी, जो खुद पीड़िता ने चिट्ठी में लिखकर पुलिस को बताया था कि उसके खिलाफ क्या हुआ है, उसके खिलाफ उसके अपने ही पिता ने रेप किया था और उसी की वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए वहाँ पर पहुँची थी। वो कंप्लेंट की कॉपी रिपोर्टर के पास थी और उसी के आधार पर वो खबर चलाई गई थी।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन इस तरीके के केस में जो कहती है वो ये भी कहती है कि पीड़ितों का, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो या फिर अगर पुरुष है, तो अगर पीड़ित की इच्छा नहीं है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर इस केस में पीड़िता बच्ची भी है और महिला भी है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इस खबर के अंदर ऐसा हुआ भी नहीं था। जो बच्ची थी उसने अपने फेस को पूरा ढका हुआ था और अपनी आप बीती पूरी तरीके से पत्रकार को बताई थी। तो कुल मिला के इस मामले में पत्रकार ने पूरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन किया। पहला कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत दिए थे। दूसरा, जो खबर चलाई थी वो सच थी, क्योंकि इसके बाद में पुलिस को ये मानना पड़ा कि हाँ ऐसा हुआ। उसके पक्ष में जो बच्ची थी उसकी माँ और दादी भी पक्ष में थी। समाज के दबाव में उस बच्ची ने अपना केस वापस ले लिया या फिर अभी वो उस प्रोसेस के अंदर ही है। विडंबना तो ये है कि अपराध उसके घर के अंदर हुआ। जब उस अपराध को रिपोर्ट करने की कोशिश की गई तो फिर मुकदमा, धमकी सब पत्रकार को झेलनी पड़ी। तो खबर अगर सत्य है, जनहित में है, बिना दुर्भावना के है, तो उसे मानहानि नहीं कहा जा सकता। उल्टे इसको रणनीति कहेंगे कि यह दबाव की रणनीति है। पत्रकार को दबाने के लिए पुलिस की एक स्ट्रेटजी है। लेकिन इसमें खुद पुलिस जो है वो खुद फंस सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बात आ रही है वो धमकी की है। क्योंकि खबर तो सच्ची थी। अब ऐसे में पत्रकार को धमकी देना कि मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा कर दूंगा, केस कर दूंगा, वो खुद में अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। धमकी देना बीएनएस की धारा में एक अपराध है। बीएनएस के सेक्शन 356(2) के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी को आपराधिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो उसे आपराधिक धमकी यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाएगा और उसका वो मामला बनेगा। और अगर ऐसे में ये धमकी किसी सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने दी हो, यानी कि लोक सेवक ने दी हो, तो ये तो और भी गंभीर अपराध बन जाता है, क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का एक सीधा सीधा प्रयास है। अगर आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन करते हैं, सबूतों के साथ रिपोर्टिंग करते हैं और जनहित में काम करते हैं, तो कोई भी धमकी या फिर केस आपको डराने धमकाने का औजार बिल्कुल भी नहीं बन सकता। कानून आपके साथ है। अगर आप चाहें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर विस्तार से हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लीगल एडवाइस लेना हो तो हमारी जो लॉ फर्म है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। लॉ फर्म का नंबर हम आपको डिस्प्ले कर देंगे, इसमें आप कॉल करेंगे और अपनी बात को बता सकते हैं। या फिर आप सीधे, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ अगर केस है तो आप सीधे मीडिया वाले हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसी ही इम्पॉर्टेंट जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन, जो चैनल पत्रकारिता के हित में काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।